जैन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी? आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो संपूर्ण कोर्स की जो यात्रा चल रही है, उसमें हम जैन साहित्य पढ़ रहे हैं और जैन साहित्य के बारे में हम उन प्रमुख जो कवि हैं जैन साहित्य, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम कुछ प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और भी जो अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में हम चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। आज की इस वीडियो और अगले नेक्स्ट वीडियो में जैन साहित्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्व साहित्य के प्रमुख कवि, और फिर हमारा जो है आदिकाल लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो शेष तथ्य बचेंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। आपको मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरह से पूरा कंटेंट देने की कोशिश करूँ। फिर भी आप जो है एक्स्ट्रा तैयारी करते रहें, एक्स्ट्रा ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते रहें, ताकि आपकी तैयारी एक अच्छी शानदार तैयारी हो जाए और पहले प्रयास में आपका जो है अपने स्कूल व्याख्याता या जो भी वरिष्ठ अध्यापक तैयारी करे उसमें आपका चयन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है। जैन साहित्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और जैन साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं जिस कवि के बारे में, उसका नाम है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी के बारे में बात करें उससे पहले एक फास्ट रिवीजन हम कर लेते हैं। जो हमने कल जो कवि के बारे में पढ़ा था, जैसे आचार्य देवसेन है उनके बारे में पढ़ा था और जोइंदू मुनीराम सिंह जी के बारे में पढ़ा था, तो मैं फास्टली आपको वो जो कल लिखवाया था उसके बारे में रिवीजन कर देता हूँ 2 मिनट में, ताकि आपको वो चीज़ें दोबारा सुनाई पड़े तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। फिर उसके बाद चलते हैं शालिभद्र सूरी जी के बारे में। तो आचार्य देवसेन के बारे में हमने कल पढ़ाई की थी, कल पढ़ा था, और वह जो है 10वीं सदी के आचार्य हैं। उनकी रचना, देवसेन की जो महत्वपूर्ण रचना है श्रावकाचार है, 933 ईस्वी की रचना है, जिसमें कितने दोहे मिलते हैं बताइए? साथ के साथ आप मन में बोलते रहना, कितने दोहे मिलते हैं? 250 दोहे मिलते हैं। और इस रचना में किसका वर्णन है? श्रावक धर्म का, गृहस्थ जीवन के बारे में जो नैतिक करते हुए उनका उल्लेख मिलता है। श्रावकाचार्य क्या है? हिंदी की प्रथम रचना है। किन के अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तो हिंदी की प्रथम रचना है ही सही है ना, अन्य विद्वान भी मानते हैं। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी रचनाएं? नई चक्र, उसको क्या नाम कहा जाता है? लघु नई चक्र कहा जाता है। दूसरी रचनाएं दव सहाव पयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश, जिसका अन्य क्या नाम है? वृहद नए चक्र। और इनकी अन्य रचनाएं आराधना सार, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार, सावयधम दोहा, ये इनके अन्य प्रमुख रचनाएं। देवसेन की ख्याति का जो आधारभूत ग्रंथ बताया था वो कौन सा है? दव साहव पयास है ना, और दव साहव पयास है। और जो डॉक्टर बच्चन सिंह है जिनके अनुसार तो दव साहब प्रकाश जो ग्रंथ जो है वह किन्होंने लिखा है? इनके शिष्य है, देवसेन के शिष्य माइल धवल ने लिखा है। प्रारंभ में ग्रंथ क्या था? दोहा में लिखा गया था, दोहा बंद था। बाद में किसी उनके शुभंकर के कहने पर उसे गाथा बंद कर दिया था। और इसमें मैंने आचार्य शुक्ल जी का एक कोटेशन लिखवाया था आपको कि जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। ये आचार्य शुक्ल का कथन था, ठीक है। आचार्य देवसेन कंप्लीट हुए। मुनीराम सिंह जी के बारे में क्या बात की थी? उनकी रचना क्या नाम था? उनकी रचना का नाम था पाहुड़ दोहा, जिसमें कितने दोहे थे बताइए? पाहुड़ दोहा में कितने दोहे थे? 222 दोहे थे, ठीक है। इस रचना को दोहा का उपकार या उपहार कहा जाता है। और जैन साहित्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि अगर कोई माने जाते हैं तो माने जाते हैं मुनीराम सिंह जी, ठीक है। ये रचना 11वीं सदी के धर्म, दर्शन और जो है इंद्रिय निग्रह के बारे में बात करती है। 11वीं सदी की रचना है मुनीराम सिंह जी, पाहुड़ दोहा। अगले बात करते हैं जोइंदू के बारे में। तो इनकी रचना है परमात्म प्रकाश, योगसार, जो 6वीं सदी के धर्म, दर्शन और इंद्रिय निग्रह को आधार बनाती है। और वैसे दोहा छंद के प्रवर्तक तो सरापा माने जाते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से अगर एक विधिवत शुरुआत जो अगर किसी ने की है तो वह जोइंदू और मुनीराम से मानी जाती है। ये कल हमने पढ़ा था, 2 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया। और आप भी इसी तरह 1-2 पेज लिखे थे डेली, उसका अच्छे से रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि रिवीजन, अभ्यास और प्रैक्टिस ही ये चीज़ें जिससे सफलता जो है ना वो सफलता मिलने में आसानी होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक धारदार तैयारी बनाएगी आपकी, है ना। अब बात करते हैं शालिभद्र सूरी जी के बारे में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। प्रमुख रचनाएं,
हम क्या ये करते हैं कि टू द पॉइंट चलते हैं ना, क्लास में फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो आधे घंटे की क्लास होती है, 30 से 32 मिनट की क्लास होती है, उसमें आपको जो है लगभग 1 घंटे का कंटेंट मिल जाता है। अब मान लो एक टॉपिक को लेकर उस पर आधे घंटे फालतू बातें कर रहे हैं, तो उससे फिर भले ही क्लास लंबी हो जाए ना, क्लास 1 घंटे की हो जाए, लेकिन फिर फ़ायदा क्या निकल रहा है। और अभी जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे मैंने आज सुबह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज वाले का भी वीडियो बना दिया। आज शाम को आज ही क्लास मिल जाएगी आपको। उसके अलावा डेली सोच रहा हूँ कि 2 दिन दो क्लासें अपलोड कर दूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे। किसी दिन टाइम कम मिलता है, किसी दिन टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन आपकी क्लासेस जो है मैं रेगुलर रखूँगा। और आपका जो कोर्स जो आपसे वादा किया है कि हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का, वह एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, आप तो केवल अच्छे से तैयारी करिए बिना किसी तनाव के। कल शनिवार को लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, संडे को देखते हैं लाइव सेशन का, क्योंकि शनिवार को कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक रोजगार उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। तो उसमें जो है सभी जो नवनियुक्त कार्मिक हैं उनको अपने जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, और वहाँ कुछ कार्यक्रम है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा, तो हम भीलवाड़ा जाएंगे कल, है ना। तो इसलिए जो शनिवार को जो है लाइव सेशन नहीं हो पाएगा। और रिकॉर्डेड क्लास तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, सुबह 10 बजे वाली क्लास, और शाम को 4 बजे भी आपकी क्लास आ जाएगी ना। क्लास तो आएगी आपकी, लेकिन वीडियो लाइव नहीं हो पाएगा। लाइव का अपन जो है रविवार को देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख रचनाएँ। तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो 3-4 जो है इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। प्रमुख रचनाएँ, पहली है बुद्धि रास। दूसरी रचना है पंच पांडव चरितरास। पंच पांडव चरितरास। और तीसरी जो प्रमुख रचना है वह भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। ये जो है 3 प्रमुख रचनाएं हैं, बुद्धि रास, पंच पांडव चरितरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, इनकी शैलभद्र सूरी की। बात करते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने शैलभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। तो ये भी आप नोट कर लें कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हुए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हुए शैलभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। ठीक है, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने जो है 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हुए शैलभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट लिख रहे हैं तो साथ के साथ लिख लें। बीच बीच में जब आपको मोर की और कोयल की ऐसी जो आवाज़ें आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ श्यामपुरा में, जहाँ मैं रहता हूँ उसके जिसके जस्ट पीछे ही ना, थोड़ा सा मतलब ये मान लो कि 500 मीटर 600-700 मीटर दूरी बड़ा सा पहाड़ है, चारों तरफ ऐसी हरियाली है, शानदार दृश्य बनता है यहाँ से। और तो ये थोड़ा इस तरह ये वन क्षेत्र में आता है, इलाका भी है ना, तो इस तरह बहुत शानदार जगह है। तो ये उनका आवाज़ जो है, पक्षियों के पशु आवाज़ जो आती है मोर की, वो इसलिए आती है यहाँ। आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी क्लिप बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके माध्यम से दिखाऊंगा यहाँ का सीन किस तरह है, बहुत शानदार दृश्य बनता है यहाँ से। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, शैलभद्र सूरी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रमुख रचनाएं हैं बुद्धि रास, पंच पांडव चरितरास और भरतेश्वर बाहुबली रास। इसमें सबसे प्रसिद्ध तो यह है भरतेश्वर बाहुबली रास। बात करेंगे विस्तार से। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने
1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का क्या माना है, प्रारंभ मानते हुए शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। ठीक है, चलें आगे। देखो मौसम जो है, अब बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम जो है बहुत ही शानदार और प्यारा मौसम होता है घूमने फिरने के हिसाब से। और प्रकृति जो है इस समय हरी चादर ओढ़ लेती है। तो कितने दिनों से तप रही थी और सब तरफ सूखा पड़ा हुआ था, भयंकर गर्मी थी, और अब धीरे धीरे बादल बरस रहे हैं और प्रकृति जो है हरी चादर ओढ़ रही है। तो मन में एक अलग ही उत्साह और आनंद का संचार होता है। तो आप भी जो है ना इस आनंद का मौसम का आनंद लेते हुए और तैयारी को एक धार दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार जो है सिलेक्शन लेना है, ताकि ज़िंदगी के जो हर रंग है ना वो अच्छे से जिए जा सके। बस ये, भले आपकी उम्र कुछ भी हो ना, भले आप प्रथम प्रयास में दे रहे हो, भले आपका 10वां प्रयास हो, बस इस बार मन से इस तरफ मेहनत करनी है कि सिलेक्शन लेना ही लेना है। और सिलेक्शन लेके और अपनी ज़िंदगी के जो जो मान लो ठीक है, किसी के 20 साल की सर्विस बाकी होगी, किसी के 25 की होगी, किसी फर्स्ट बार होगा तो उसकी तो लंबी सर्विस होगी, लेकिन फिर लास्ट बार भी सिलेक्शन हो जाता है ना, तब भी वो सिलेक्शन ही होता है। आप सभी जानते हैं उसका कितना महत्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना के बारे में। भरतेश्वर बाहुबली रास। और जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे मान लो मैं ही मान लेता हूँ, मैं पहले प्रयास में सिलेक्शन हो गया मेरा ना, तो कई ठीक है, होना भी चाहिए ना जो पहले प्रयास में तैयारी कर रहे हैं उन, लेकिन कई बार जो असफल हो जाते हैं ना, तो असफल जो साथी हैं उनके लिए मोटिवेशन के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो है ना, असफलता से घबराना नहीं है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं सीखी हो, पहले प्रयास में मान लो सिलेक्शन हो जाता है, तो कई बार इंसान बहुत कुछ सीखना रह जाता है उसका। तो यही है कि तुम क्या जानो कि रात क्या होती है ना, तुम क्या जानो रात क्या होती है, तुम तो सोए और सवेरा हो गया। तो उसे क्या पता, जो सोया उसे सवेरा हो गया, वो उसे क्या पता कि रात कैसे निकलती है, रात को काटना कितना मुश्किल होता है। तो संघर्ष जो है ना, अगर मान लो जिसका संघर्ष लंबा चल रहा है, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए तैयारी करते, 5 साल हो गए, उसे पता है संघर्ष क्या होता है। हम जैसे मान लो ठीक है, संघर्ष तो सभी करते हैं ना, मैंने बीए से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो बीए से में उस कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें, कई लोग लेट स्टार्ट करते हैं। तो संघर्ष तो मैंने भी देखा है, सबने देखा है ना, ठीक है, पर फिर भी होता है ना, जो लंबे तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह नकारात्मक नहीं होना है। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को देखा है, तो फिर आपको जो जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, तो उस दिन देखना इतिहास बन जाएगा आपकी ज़िंदगी का। भरतेश्वर बाहुबली रास, तो इसके बारे में बात करें तो मुनि जो जैन विजय, उन्होंने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जैन विजय मुनि जैन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। प्रथम ग्रंथ माना है, प्रथम ग्रंथ माना है। तो मुनि जैन विजय ने जो है भरतेश्वर बाहुबली रास जो इस ग्रंथ है उसको जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, तो मानने वाले कौन है, मुनि जैन विजय। क्या माना है, प्रथम ग्रंथ किसका, जैन साहित्य परंपरा की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। बात करें इसकी रचना की, तो इसकी रचना हुई है 1184 ईस्वी में। 1184 ईस्वी में इसकी रचना हुई है भरतेश्वर बाहुबली रास की। और ये 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है ना। यह भरतेश्वर बाहुबली रास, यह 205 छंदों में 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। यह 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लें आप कि मुनि जैन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की जो रास परंपरा उसका प्रथम ग्रंथ माना है। रचना इसकी 1184 ईस्वी में हुई है और ये 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, बता दूं, आगे चलते हैं और विस्तार से बात करते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में।
याद रखना है कितने छंद हैं, 205 छंद। ठीक है, क्या है, खंड काव्य या महाकाव्य, तो खंड काव्य, 205 छंदों में खंड काव्य होगा ना। और रचना किस साल की, 1184 ईस्वी की। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानना है, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानना है भरतवेश्वर बाहुबली रास को। मानने वाले मुनि जैन विजय। और अभी जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है ना, वो तो ठीक है जो कहीं बाहर नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं घूमने वूमने जाओ ना, अगर जो अब ठीक है चले जाते हैं ना वैसे, जिस तरह का मौसम है, तो अगर मान लो कहीं घूमने भी जाओ तो सावधानी रखनी है इस मौसम में। बारिश के मौसम में बहुत सारे हादसे होते हैं, बाहर घूमने जाते हैं तो पहाड़ों पे इधर उधर, तो थोड़ा ध्यान रखना अगर आप कहीं भी जाओ तो। ठीक है, 205 छंदों के रचित एक सुंदर खंड काव्य है। इसमें जो है दो भाइयों, इस भरतवेश्वर बाहुबली रास में, इसमें दो भाइयों, इसमें दो भाइयों, ठीक है ना, इसमें दो भाइयों, एक का नाम है भरतेश्वर, भरतेश्वर जो क्या है, अयोध्या का राजा है। भरतेश्वर अयोध्या का राजा, याद रखना है कहाँ का राजा था, अयोध्या का राजा। कौन था, भरतेश्वर, अयोध्या का राजा। तो इसमें दो भाइयों ना, भरतेश्वर जो अयोध्या का राजा था, तथा बाहुबली, तथा बाहुबली, दूसरा भाई क्या था, बाहुबली, जो कि तक्षशिला का राजा था, तक्षशिला का राजा, तक्षशिला का राजा। दूसरा क्या था, तक्षशिला का राजा था। की वीरता, की वीरता, इसमें जो दो भाई हैं भरतेश्वर और बाहुबली की वीरता, युद्धों, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें जो है दो भाई हैं भरतेश्वर और बाहुबली, उनकी युद्धों की वीरता का और उनके जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसमें इन दोनों के जो युद्ध है ना, उनकी वजह से है ना, इसमें हिंसा और वीरता के पश्चात जो विरक्ति, जो मोक्ष का जो भाव पैदा होता है, उसको प्रतिपादित करना ही कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। तो ये भी साथ के साथ नोट कर लेंगे। इसमें इसमें हिंसा व वीरता, हिंसा व वीरता के पश्चात, हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और विरक्ति और विरक्ति और मोक्ष के भाव, मोक्ष का भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात जो विरक्ति और मोक्ष का जो भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा गौर करें, क्योंकि थोड़ा जो है इंक ख़त्म होने वाली है, तो कल मैं भीलवाड़ा जाऊँगा तो इंक भी लेके आऊँगा, पेन लेके आऊँगा नया, तो थोड़ा उस पर ध्यान दें। तो भरतेश्वर बाहुबली राज जो है, इसमें दो भाई हैं, भरतेश्वर जिसे जो अयोध्या का राजा था, और बाहुबली जो तक्षशिला का राजा है, कि वीरता और युद्धों का आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष का भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। और बात करते हैं कि इसमें तीन रसों की प्रधानता है, साथ के साथ नोट कर लेंगे। इसमें तीन रसों की प्रधानता है, इसमें तीन रसों की इसमें जो है तीन रसों की प्रधानता है। ठीक है, तीन रसों की प्रधानता है, कौन कौन से,
वीर श्रृंगार और शांत, वीर रस, श्रृंगार और शांत, वीर श्रृंगार और शांत, इन तीन रसों की प्रधानता है किसमें? भरतेश्वर बाहुबली रास में। तो ठीक है, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख रहे हैं तो साथ के साथ लिख लीजिए। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 में हुई। मुनि जी ने विजय जो है इसे रास जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं और इसकी जो है 205 छंदों की रचना है, एक खंड काव्य है और दो भाई हैं भरतेश्वर और दूसरे भाई का नाम बताइए? बाहुबली। भरतेश्वर कहाँ का राजा है? अयोध्या का राजा है। बाहुबली तक्षशिला का राजा है। दोनों के बीच में जो वीरता युद्धों का जो है मतलब दोनों की वीरता और युद्धों का विस्तार से वर्णन है। हिंसा और वीरता के पश्चात जो व्यक्ति मोक्ष का अभाव प्रतिबद्ध करना है कवि का मुख्य लक्ष्य रहा। इसमें वीर श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं अगली रचना के बारे में। अगली रचना है शालिभद्र सूरी की पंच पांडव चरित रास। जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में एक दो तथ्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास रचना। देखो, जीवन में चुनौतियाँ आती है ना, ठीक है, जो भी सब कुछ नहीं होती, जॉब लगने के बाद भी बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती हैं सारे जीवन में। अभी मैं देख रहा हूँ कई मेरे साथी हैं और हमारे नए साथी, मतलब पारिवारिक समस्या भी रहती है, सामाजिक समस्या रहती है ना जॉब। लेकिन ये होता है कि जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं, कहीं आपका जो टारगेट वो प्राप्त कर लेते हैं, फिर आप ज़िंदगी को जीना एंजॉय करना एक सरल हो जाता है। कम से कम सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इंसान को समाज के सामने साबित करना पड़ता है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई अहमियत है। तो वो एक यही है कि वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब लग जाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब लग के दिखा देना एक समाज में अलग ही रेस्पेक्ट और सम्मान का एक वो बन जाता है। शालिभद्र सूरी की बात करें, दूसरी रचना है पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास। अब बात करते हैं पंच पांडव चरित रास की। तो इस रचना के बारे में बात करें तो ये हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। ठीक है, यह हिंदी रास परंपरा की, ये हिंदी रास परंपरा की, यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक, ये याद रखना है, प्रथम ऐतिहासिक रचना, प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। तो पंच पांडव चरित रास जो है हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। प्रथम प्रश्न बनेगा कि जो हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है, तो उसमें जो आंसर आएगा वो आएगा पंच पांडव चरित रास। यह कितने सर्गों में विभाजित है? 15। यह 15 सर्गों में, 15 सर्गों में विभाजित, 15 सर्गों में, कितने सर्गों में विभाजित है? तो 15 सर्गों में विभाजित है। यह 15 सर्गों में विभाजित, इस विभाजित है, यह 15 सर्गों में विभाजित है। और इस जो काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। इस काव्य में, पंच पांडव चरित रास में, इस काव्य में पांडवों की कथा को, पांडवों की कथा को, इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। ठीक है, तो ये बात हुई पंच पांडव चरित रास के बारे में। नोट कर लें आप एक बार कि पंच पांडव चरित रास हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। कितने सर्गों में विभाजित है? 15 सर्गों में विभाजित है। इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। पंच पांडव चरित रास के बारे में यहाँ तक बात हुई। बात करते हैं अगले कवि के बारे में।
पंच पांडव चरित रास लिख लिया होगा आप सबने। ये हो गए हमारे शालिभद्र सूरी, जिनके बारे में प्रमुख जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं आसगू कवि के बारे में। ठीक है, मिटा दो। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। 15 सर्गों में विभाजित है। उस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। ये हो गए शालिभद्र सूरी। बात करें अगले कवि के बारे में तो कवि का नाम है आशगु कवि। आशगु कवि। ठीक है, आशगु कवि। आशगु कवि के बारे में बात करें तो इनकी जो रचना है वह है जीव दया रास, चंदन बाला रास। तो रचनाएं बात कर लेते पहले। रचनाएं, पहली रचना है जीव दया रास। जीव दया रास। और दूसरी रचना है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास। चंदन बाला रास के बारे में बात करें, चंदन बाला रास इस रचना के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात है चंदन बाला रास के बारे में। दो प्रमुख रचना हो गई, जीव दया रास और चंदन बाला रास। चंदन बाला रास के बारे में बात करें तो इस काव्य की रचना जो है 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। पहली बात, इस काव्य की, चंदन बाला रास के ना, इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। पहली बात है, इस काव्य की रचना जो है 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। बात करें अगली तो ये मात्र 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। चंदन बाला रास यह मात्र 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। लघु खंड काव्य कितने छंदों का? मात्र 35 छंदों का जो है चंदन बाला रास जो है लघु खंड काव्य है, जो करुण रस की गहरी सृष्टि करता है। जो करुण रस की, यानी कि करुण रस की प्रधानता है, करुण रस की गहरी सृष्टि करता है, गहरी सृष्टि करता है, करुण रस की गहरी सृष्टि करता है। आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप मेरे शब्दों पे ध्यान दें। चंदन, दो रचनाएं हैं, जीव दया रास, चंदन बाला रास। चंदन बाला रास इस काव्य की रचना में, इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। यह मात्र 35 छंदों का लघु खंड काव्य है, जो करुण रस की गहरी सृष्टि करता है। और एक अंतिम तथ्य इसके बारे में कि यह चंपानगरी की राजा थे, दधिवानन की पुत्री थी चंदन बाला, इसकी कथा नायिका है। ठीक है, तो चंपानगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री राजकुमारी चंदन बाला इसकी कथा नायिका है। क्या है इसकी कथा? इसकी कथा नायिका है। ठीक है, तो चंपानगरी के राजा दधिवान की पुत्री राजकुमारी चंदन बाला इसकी जो है कथा नायिका है। और आसगू कवि के जीव दया रास और चंदन बाला रास इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में हुई। यह मात्र 35 छंदों का लघु खंड काव्य है, जो करुण रस की गहरी सृष्टि करता है। और चंपानगरी के राजा दधिवान की पुत्री राजकुमारी चंदन बाला इसकी क्या थी? कथा नायिका है। ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक आपने। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शेष बचे हुए तथ्यों के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, रिविजन करते रहें और जो है हर शनिवार रविवार को
मैं पूर्व सूचना डाल दूँगा। लाइव सेशन में जुड़ना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन में जुड़ें, अपने साथियों को वीडियो शेयर करें। कम से कम आप एक नीति करते हुए मान के चलें, और हो सके तो 5 साथी तो अपने आप जो है कम से कम 5 साथी, भले परिवार के हों, दोस्त हों, उनसे कम से कम 5 साथियों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। साथियों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने साथियों को जोड़ें जो इससे फ़ायदा ले सकें और अपनी उनकी तैयारी को जारी रख सकें। इसमें हम रीड के लिए भी जो व्याकरण का जो कोर्स है, क्योंकि अपन जो सेकंड ग्रेड पढ़ेंगे उसमें व्याकरण आती है, तो उसको विस्तार से, व्याकरण को विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि तृतीय श्रेणी अध्यापक में जो रीड का पेपर होता है उसमें हिंदी वाले जो स्टूडेंट उनके भी लिए पूरा कोर्स फ्री हो जाएगा। तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।